this is Bilal, and today we are going to discuss मनी एंड बैंकिंग। इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत फ्रूटफुल और इम्पॉर्टेंट भी है। फ्रूटफुल इन अ सेंस आगे मॉनेटरी पॉलिसी से इसको लिंक किया जाएगा और आसान है। बहुत टिपिकल क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मनी, बैंकिंग एंड देन देयर इज अ थर्ड थिंग, स्टॉक एक्सचेंज। तो इन तीनों के बारे में हम एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि आपके टेस्ट्स या रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मनी मनी की जब हम बात करते हैं, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले होती थी बार्टर। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। उसके लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी थी, यानी पहला बंदा दूसरे बंदे की वांट्स को सेटिस्फाई करे बाय एक्सचेंजिंग गुड्स, और दूसरा बंदा पहले बंदे की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे। तो दैट इज बेसिकली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उसके बगैर बार्टर सिस्टम पॉसिबल ही नहीं था। लेट्स लुक एट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी, कभी कभी एग्जामिनर उसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी के नाम से टेस्ट कर लेता है, यानी वो कौन सी चीज होगी कि मनी कहलाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है, कैन दिस बी मनी? अगर ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये भी मनी कहलाएगी। चार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? पैसे की वजह से वी कैन सेल द गुड्स दैट वी हैव एंड अर्न मनी, और उस पैसे से हम कोई भी चीज बाय कर सकते हैं। तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट। तो यूनिट ऑफ अकाउंट से मुराद क्या है? यूनिट ऑफ अकाउंट बेसिकली मीन्स मनी हेल्प्स अस टू मेजर द प्राइस, द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। पहले दौर में बार्टर सिस्टम होता था तो प्राइसेस अनसर्टेन होती थी। कभी एक बनाना इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस, कभी एक बनाना इज इक्वल टू 1 ऑरेंज, और कभी ये भी होता था कि 2 बनाना 1 ऑरेंज के बराबर है। तो प्राइसेस वर अनसर्टेन। और प्राइस आप किस में डिटरमाइन करोगे? हर बार तो केला और ऑरेंज की ट्रेडिंग नहीं होगी ना। कभी कभी तो केले के बदले दूध भी लेना होगा, कभी केले के बदले एप्पल्स भी लेने होंगे। तो प्राइसेस सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन किस प्रोडक्ट के खिलाफ या किस प्रोडक्ट को यूज करोगे एज अ बेस ऑफ अ प्राइस, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो unit of account, money is unit of account because it helps. What does it help in setting prices so that we know which good is valuable and which is cheap. Store of value. अब बार्टर सिस्टम में एक और इशू क्या होता था कि आपके पास 1 दर्जन सेब है, सही है, यू अमीर, यू रिच, सही है, लेकिन एक हफ्ते बाद वो दर्जन सेब खराब हो गए, आप गरीब हो गए। अब पैसे से हम एप्पल्स को सेल करेंगे और सेल करने के बाद हमारे पास पैसा आ जाएगा। नाउ वी हैव वेल्थ। मनी इज यूज्ड टू क्रिएट वेल्थ। पहले ये वेल्थ नहीं होती थी। हर बंदा अमीर होता था जब उसके बाद फसल होती थी, और फसल खराब हो गई या डीके हो गई क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स थे तो वो वापसी गरीब हो जाता था। मनी के आने की वजह से हम अपनी फसल को बेच देंगे, पैसा कमा लेंगे, विल बी रिच। आखिरी है डेफिट पेमेंट्स। पहले दौर में लोग ट्रेडिंग नहीं करते थे, उधार तो दूर की बात हो गई। लेकिन जब पैसा आया तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आया कि आज मुझसे सामान ले लो, बाद में पे कर देना, तो हम महंगा बेचेंगे। या उधार ले लो, बाद में मुझे 100 रुपए के बदले 110 रुपए दे देना। तो एक इंसेंटिव हो गया पार्टी के लिए उधार देने के लिए। बार्टर सिस्टम में ये नहीं था। तो किसी भी चीज़ में अगर ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट विल बी क्लासिफाइड एज मनी। और एक बार एक एमसीक्यू भी आया था, आई थिंक इट वाज इन ए लेवल्स या ओ लेवल्स, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन वो था कि सिगरेट, एक प्रिजन है वहाँ पे लोग सिगरेट्स के बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इज इट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? सही है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे एंड फिर हमें वो फिगर आउट करना था कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या नहीं, सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, मनी है या नहीं है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था क्योंकि प्रिजनर्स यूज टू ट्रेड एनीथिंग दे वांटेड विद सिगरेट्स, सही है। लेकिन उसमें मेजर ऑफ वैल्यू भी थी कि लेट्स से मुझे खाना खाना है, तो अच्छा खाना बाहर से खाना है, तो मैं आपको 3 सिगरेट्स दूंगा तो आप मुझे खाना दे दोगे। तो इस तरीके से यूनिट ऑफ अकाउंट भी था, स्टोर ऑफ वैल्यू भी था, सही, जिसके पास ज़्यादा ऑब्वियसली ड्यूरेबल नहीं है सिगरेट, लेकिन स्टोर ऑफ वैल्यू भी था। और डेफिट पेमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट था कि एक सिगरेट है
और आपको उधार दी गई है तो बदले में आप मुझे 2 सिगरेट्स वापसी करोगे, तो मनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक सिगरेट्स में मीट होगी, देयरफॉर इट वाज क्लासिफाइड एज मनी। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड मनी। अब ये जनरली ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, सबसे ज़्यादा मनी पे जो टेस्ट होता है वो फंक्शंस ऑफ मनी टेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी वो क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी भी पूछ लेता है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी से मुराद क्या है? आपके पास एक मनी है, क्या वो ड्यूरेबल है या नहीं है? सही है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग। अब पाकिस्तानी नोट बिकॉज दे आर मेड ऑफ पेपर तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन यूएई की करेंसी इज मेड ऑफ प्लास्टिक तो उसकी लाइफ ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट है जनरली एक्सेप्टेबल। पाकिस्तानी रुपया और डॉलर दोनों ही मनी है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन डॉलर इज, देयरफॉर डॉलर इज अ गुड मनी। पोर्टेबल। मनी शुड बी इजी टू कैरी अराउंड। आज के दौर में तो भाई क्रेडिट कार्ड्स और चेक्स की वजह से इट्स वेरी इजी टू कैरी लार्ज सम्स ऑफ मनी। Scarce, a good money is always in limited supply, which reduces inflation. Now, this concept will again be linked in the future macroeconomics में। Secure, तो कुछ security features होने चाहिए मनी के अंदर ताकि उसको बहुत आसानी से कॉपी ना किया जाए, unless and until आप फर्जी वेब सीरीज देख रहे हैं तो सब कुछ हो जाएगा। आ जाते हैं बैंक्स में। अब बैंक्स हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक होती है सेंट्रल बैंक जिसको हम बोलते हैं पप्पा ऑफ ऑल बैंक्स, एक होती है कमर्शियल बैंक्स जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे होते हैं। तो कमर्शियल बैंक का सबसे प्राइमरी काम क्या है? वो लोगों से पैसा लेता है, उनको कम इंटरेस्ट देता है और वही पैसा लोन दे देता है, लेंड कर देता है एट अ हायर इंटरेस्ट। तो बैंक की कमाई कैसे होती है? deposits at smaller interest 10%, loans at 15% higher interest, तो 5% बैंक की कमाई हो गई। ये प्राइमरी फंक्शन है, किसी भी कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन है, इसी वजह से बैंक्स ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी सेकेंडरी फीचर्स बहुत सारे होते हैं कमर्शियल बैंक्स में। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस भी देती है कुछ कमर्शियल बैंक्स। इट हेल्प्स अस इन मेकिंग पेमेंट्स। मुझे बिल पे करना है, पहले मैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जाता था, अब मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ। मुझे दोस्त को पेमेंट करनी थी, पहले मुझे लांडी जाना पड़ता था उसको पे करने के लिए, अब मैंने उसको बोला अकाउंट नंबर दे, डायरेक्ट पे हो गया। लॉकर फैसिलिटीज़, बहुत सारे घरों में जो गोल्ड वगैरह होता है या प्रॉपर्टी की फाइल्स होती हैं, दे टेंड टू कीप इट इन द लॉकर्स, एंड ये लॉकर्स कमर्शियल बैंक्स देती हैं। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा, एक्सचेंज रेट। तो बहुत सारे बैंक्स आजकल ये सर्विसेज दे रहे हैं, आपको अगर डॉलर वॉलर चाहिए तो आप बैंक से जाके परचेज कर सकते हो। बैंक जो कमर्शियल बैंक है, इट इज़ द बैंक ऑफ द पीपल, लोगों का बैंक है। आम इंसान और बिजनेसेस यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। जनरली कमर्शियल बैंक्स आर प्राइवेटली ओन्ड, लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ कमर्शियल बैंक्स को ओन कर सकती है। भुट्टो के दौर में जब भुट्टो वाकई जिंदा था तो एमसीबी, यूबीएल, ये जो सारी बैंक्स थी ये सारी नेशनलाइज हो गई थी, ये सारी भुट्टो ने गवर्नमेंट को दे दी थी, यानी सारी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट ओन्ड हो गई थी। लेकिन फिर जब प्राइवेटाइजेशन भी, वो वापसी प्राइवेट हो गई। सेंट्रल बैंक का सबसे खास काम क्या है कि वो नोट्स और कॉइन्स को बनाती है, प्रिंट करती है। सही, सिर्फ कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ही नोट्स एंड कॉइन्स को प्रिंट कर सकती है। दूसरा, मुल्क में क्या इंटरेस्ट रेट होगा ये सेंट्रल बैंक सेट करेगी बेस्ड ऑन योर मॉनेटरी पॉलिसी, जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कभी भी कमर्शियल बैंक कभी भी डूबने के तहाने पे है तो आखिरी तिनके को, यानी आखिरी सहारा आपको जो मिलेगा वो सेंट्रल बैंक से मिल जाएगा। कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं है, बैंकरप्सी फाइल करने वाली है, सेंट्रल बैंक बोलेगा ये ले ले पैसे, ऑपरेट करो, डोंट डिक्लेयर बैंकरप्सी। रिजर्व्स, गोल्ड के, फॉरेन करेंसी के सारे रिजर्व सेंट्रल बैंक में मौजूद होते हैं। आखिरी पॉइंट, इट इज़ द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। बैंक ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब जब भी गवर्नमेंट को लोन चाहिए होगा वो बोलेगा सेंट्रल बैंक पैसे दो। सेंट्रल बैंक कभी भी ये नहीं बोलेगा पैसे नहीं हैं, वो डायरेक्ट प्रिंट का बटन दबाएगा, नोट छापेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। ऑब्वियसली मना तो कर सकता है लेकिन देता है, अमूमन लोन दिया जाता है, सेंट्रल बैंक ही गवर्नमेंट को लोन देती है। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट विच इज़ योर स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज की जो कहानी है वो बड़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग है। देखें, स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह जहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो,
है। अब स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला, मेरे जैसे लोग जिनके पास थोड़ा पैसा है, उनको पैसा कहीं लगाना है, इन्वेस्ट करना है, अपनी सेविंग्स को कहीं प्रॉफिटेबली यूज़ करना है, तो मैं दुनिया के बड़ी कंपनीज के ओनर्स के साथ पार्टनर बन सकता हूँ जस्ट बाय बाइंग शेयर्स। फिर वो मुझे साल हर साल डिविडेंड भी देंगे अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है। और अगर मैंने शेयर 100 रुपये का खरीदा है, 2 साल बाद वो 200 का हो जाता है, तो मैं बेच के ये भी प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। दूसरा, फाइनेंस। तो जो भी कंपनीज हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उनको जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं? बैंक से भी कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है बाय इशूइंग शेयर्स। तो वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा मार्केट में बेच देते हैं, मुझ जैसे लोगों को हम खरीद लेते हैं और कंपनी के पास वो पैसा आ जाता है। फिर वो नए वेंचर्स पे जाती है या अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करती है। बॉन्ड्स, अब ये बॉन्ड्स वैसे तो पाकिस्तानी अवाम के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है भाई, प्राइस बॉन्ड्स। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉन्ड्स दैट द यूजुअल वर्ल्ड ऑपरेट्स विद। वहाँ पे होते हैं टी बॉन्ड्स या टी बिल्स कहा जाता है उनको। अब ये बॉन्ड्स होते क्या हैं? गवर्नमेंट को जब लोन चाहिए होता है अवाम से, तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, वो टी बिल्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करते हैं। ये वो वाले बॉन्ड्स की बात हो रही है, यानी टी बिल्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स। उस पर एक अमाउंट लिखा हुआ है $100। सही। अब मैं क्यों दूंगा गवर्नमेंट को $100? तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे। मैं बोलूँगा डन, हो गया। अब जब मैं बॉन्ड्स परचेज करूंगा, ये बॉन्ड्स कहाँ से परचेज होंगे? ये बॉन्ड्स होंगे स्टॉक मार्केट से परचेज। और यहाँ पे रिडेम्पशन डेट भी लिखी हुई है, 2050 में गवर्नमेंट हमें $100 वापसी कर देगी। अब मुझे $100 की ज़रूरत है 2040 में, तो मैं वापसी स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको सेल करूँगा। तो इट्स स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की भी बाइंग एंड सेलिंग होती है और बॉन्ड्स की भी। और बॉन्ड्स क्या होते हैं? इट्स अ लोन टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, अवाम। और वो कहाँ पे इशू होते हैं? वो स्टॉक मार्केट में इशू होते हैं। एंड फाइनली, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो स्टॉक एक्सचेंज है, वर्कर्स चाहिए होंगे, तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, मनी की फंक्शंस बता दें। 4 मार्क्स के लिए अमूमन आता है कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन या सेंट्रल बैंक के फंक्शन। एंड इफ द एग्जामिनर इज एक्साइटेड, वो बोलेगा दोनों के डिफरेंसेस बता दो। फाइनली, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर द इकोनॉमी। और ये सारे क्वेश्चंस अमूमन 4 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। बहुत हो गया तो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक, सॉरी, सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक्स 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। दैट इज इट। आई होप यू enjoyed learning. Until next time, Allah Hafiz.